में वो तो देखने लायक है ही मेरे भाई, इसी मौसम के साथ। और वो मौसम देखने लायक जो है और वेजिटेशन भी यहाँ का देखने लायक है मेरे भाइयों, उसके पीछे एक प्रमुख कारण पता है तुम्हें क्या है? वो ये है कि यहाँ की वेजिटेशन जो है, यहाँ की वन संपदा जो है वो सबसे ज्यादा आपके उदयपुर के अंतर्गत पूरे राजस्थान में पाई जाती है। और देखो क्या किस्मत का करिश्मा है कि आज उदयपुर भी अच्छा है और आज अपन पढ़ने वाले भी क्या है, राजस्थान के प्रमुख वृक्षों पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों देरी किस बात की, सेशन को मैंने शुरू कर दिया है। आप भी सेशन शुरू होने से पहले इसे जहां जहां पर भाई सब शेयर कर सकते हो वहां पे शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए बाबा खाटू श्याम का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं मेरे भाइयों। मेरे विद्यार्थियों की भी पॉजिटिव बातें आपके उनके दिमाग के अंतर्गत आती रहे, नेगेटिव बातों से बचते रहे, बाबा इन पे कृपा बनाए रखना। और अगली एक बात, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं कि तुम कर नहीं सकते। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मजा तो उसी काम में है ना, जब लोग आपको ये कहें कि तेरे बस की बात नहीं है और हम उसको करके दिखाएं, तो फिर वही बाद में लोग कहें हमें तो पहले से ही भरोसा था कि तू कर दिखाएगा। सब दुनियादारी है मेरे भाइयों, बस अपनी मेहनत में लगे रहिए बेफिक्र होके। ओके, और ये राजस्थान की वन संपदा जो अपना टॉपिक चल रहा था, और इसमें आज मैं लेके आया हूं आपके सामने प्रमुख वृक्ष। और प्रमुख जो वृक्ष रहेंगे मेरे भाइयों, उसमें सबसे पहले आपसे जो चर्चा करने वाला हूं वो आपको दिख रहा होगा मेरे भाइयों, कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इमेज भी साथ में लेके आया हूं मेरे भाइयों। अब खेजड़ी वृक्ष के अंतर्गत क्या क्या बातें अपन करने वाले, तो सबसे पहले तो भाई साहब ये कि खेजड़ी वृक्ष के जो उपनाम हैं, खेजड़ी वृक्ष के जो मेरे भाइयों उपनाम हैं वो क्या क्या है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके सर, उपनाम क्या क्या रहेंगे इसके। दूसरी बात मेरे भाइयों, उपनाम के अलावा ये सबसे ज्यादा मिलता कहां पे है, सर्वाधिक कहां मिलता है, ओके सर। तीसरी बात बेटा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे भाइयों, आपको यह भी ध्यान रखना है। जी गुरु जी, कई बार चर्चा का विषय रहा है वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उपनाम क्या है खेजड़ी वृक्ष के। तो भाई साहब एक तो इसे अपन राज्य वृक्ष कहते हैं, जी गुरु जी बिल्कुल कहते हैं। एक मेरे भाइयों इस वृक्ष को आपको मालूम है बेटा, इसे समी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समी वृक्ष भी कहते हैं। एक आपको मालूम है इसे जांटी वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जांटी वृक्ष भी कहते हैं। एक आपको मालूम है इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। तो इसे राज्य वृक्ष, समी वृक्ष, जांटी वृक्ष और कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और एक मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे, इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का बेटा क्या कहा जाता है? गौरव भी कहा जाता है। अब देखो, एक तो भाई हमारे नाम से भी इसे जाना जाता है, हमारा नाम भी गौरव है और इस वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं। तो देखो हमारे नाम से भी आप इसका एक उपनाम जरूर याद रखेंगे, लेकिन ऐसे मत करना कल को आप सभी स्टूडेंट ये कहने लग जाएं कि खेजड़ी वृक्ष आ गया। नहीं है क्या? हमारे नाम से जरूर जाना जाता है ऐसे। चलिए बहुत बढ़िया। तो राज्य वृक्ष, समी वृक्ष, जांटी वृक्ष, कल्प वृक्ष और ये रहेगा राजस्थान का गौरव। सबसे ज्यादा बेटा आपको राजस्थान में कहां देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा बेटा आपका खेजड़ी वृक्ष कहां? जोधपुर में। और इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो भी आपको ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा बेटा प्रोसेपिस। क्या रहेगा? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, इसका क्या रहेगा बेटा? वैज्ञानिक नाम। फिर कहता हूं भाई साहब ये वैज्ञानिक नाम बेटा जरूर याद रखना। क्या? वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, तो वैज्ञानिक नाम रहेगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अन्य इसमें क्या बातें रहेंगी वो भी मैं आपको बताता हूं, अच्छे तरीके से सुनिएगा। जो ये खेजड़ी वृक्ष है बेटा, इसके नीचे ध्यान रखना, एक तो थान बने होते हैं किसके? गोगा जी के। किसके बने होते हैं बेटा? गोगा जी के। तो इसके नीचे बेटा गोगा जी के थान बने होते हैं, जी गुरु जी आप कल्चर में पढ़ते हैं। और एक है झुंझार बाबा, तो इसके नीचे गोगा जी और झुंझार बाबा के क्या बने होते हैं बेटा? थान। गोगा जी और झुंझार बाबा के क्या बने होते हैं? थान बने होते हैं मेरे भाइयों। कौन से वृक्ष के नीचे? तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, इस वृक्ष को मैंने क्या कहा है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, ओके सर। दूसरी बात, जो ये वृक्ष है बेटा, इस पे एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि इस वृक्ष की जो पूजा है ना, वो विजयदशमी के दिन, इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो कब की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर इस वृक्ष की जो पूजा है वो विजयदशमी के दिन की जाती है। गोगा जी के थान व झुंझार बाबा के थान इसके नीचे बने होते हैं। अगली एक बात मेरे भाइयों ये भी आप देखेंगे, जी सर, कि भाई साहब इसकी जब अपन बात करते हैं कि खेजड़ी वृक्ष की पत्ती को क्या कहते हैं, पत्ती को क्या कहते हैं,
फली को क्या कहते हैं? जी गुरुजी, पत्ती को क्या कहते हैं? फली को क्या कहते हैं? मेरे भाइयों सूखी फली को क्या कहते हैं? सूखी फली को क्या कहते हैं? और जो बेटा इसकी कोमल कोमल टहनियां होती हैं उनसे बना जो चारा होता है भाई साहब, इससे इस खेजड़ी वृक्ष की कोमल टहनियों से बना जो चारा होता है, चारा को क्या कहते हैं मेरे भाइयों? ओके सर। और एक बात बेटा, जो इसमें पुष्प आता है उसे क्या कहते हैं? ये कुछ नाम भी आपको ध्यान रखने खेजड़ी वृक्ष के बारे में मेरे भाइयों, कि इसकी जो पत्ती होती है उस पत्ती को बेटा ध्यान रखना, इसकी पत्ती को लूम कहते हैं, फली को मेरे भाइयों इसकी को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी। सूखी फली जो आती है बेटा उसे खोका कहते हैं। क्या कहते हैं? खोका। और चारा जो होता है भाई साहब, जो बना होता है बेटा, उसे लुंग लुम कहते हैं। और पुष्प जो होता है मेरे भाइयों उसे मींझर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मींझर। तो खिजड़ी वृक्ष के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी पत्ती को लूम कहते हैं, फली को सांगरी कहते हैं, सूखी फली को खोका कहते हैं मेरे भाइयों। जो बना हुआ चारा होता है बेटा उसे लुंग लुम कहते हैं, और पुष्प को क्या कहते हैं? मींझर कहते हैं। ओके मेरे भाइयों, दोबारा से एक बार बता देता हूं। उपनाम रहेंगे राज्य वृक्ष, समी वृक्ष, जांटी वृक्ष, कल्पवृक्ष और राजस्थान का गौरव इसको कहते हैं। वैज्ञानिक नाम रहेगा प्रोसिपिस सिनेरेरिया, सबसे ज्यादा मिलेगा जोधपुर के अंतर्गत। गोगाजीबा झुंझारा बाबा के थान बने होते हैं इसके नीचे। विजयदशमी के दिन इस वृक्ष की पूजा होती है। इसकी पत्ती को लूम, फली को सांगरी, सूखी फली को खोका और पुष्प को बोलते हैं मींझर। क्या बोलते हैं? मींझर। और मेरे भाइयों चारा कहलाता है क्या? लुंग लुम। क्या कहलाता है बेटा? लुंग लुम। अब मेरे भाइयों इस खिजड़ी वृक्ष को कुछ स्थानीय भाषाओं के अंतर्गत या क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत कुछ अलग अलग नामों से और जाना जाता है। आकाश बेटा सर आपकी बुक कब तैयार हो जाएगी बताओ ना। बेटा आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों, उसके लगभग मैं आपको वास्तविकता आपको बताऊं कि लगभग 15 के करीब टॉपिक उसके कंप्लीट हो गए हैं। बस 2-4 टॉपिक और आपके ऐड ऑन करना उसमें बाकी है। तो बहुत जल्दी आपके सामने ही मैं ही उस बुक का लॉन्च करने वाला हूं बेटा, आप बेफिक्र रहिए, आपके हर एक के हाथ में होगी। अभी अपन इसको कंप्लीट करते हैं इस जगह से। तो बेटा ये आपको इसकी इतनी सामान्य जानकारी से तो रखनी है याद। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली बात पे। ये वही खेजड़ी है आपका। अब सर इसमें क्या बात देखेंगे, आइए। तो बेटा अब मैं बात आपसे करूंगा कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसमें दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो खेजड़ी वृक्ष है, एक तो मैं आपसे इसका घटनाक्रम पूछूंगा। क्या पूछूंगा? घटनाक्रम के खेजड़ी वृक्ष का जो घटनाक्रम रहा है मेरे भाइयों वो क्या रहा है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है सर। और दूसरा मेरे भाइयों, क्षेत्रीय भाषाओं में इसे क्या बोला जाता है। तो जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है आपकी मेरे भाइयों, क्षेत्रीय भाषाओं में इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं उस पे भी अपन चर्चा करने वाले हैं। जी गुरुजी। तो यहाँ पे ये 2-3 बातें आपको और ध्यान रखनी है। जैसे सर अब सुनना आराम से, जैसे मैं क्षेत्रीय भाषा में बात करूं कि तमिल भाषा में इसको क्या बोला गया है, खिजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है सर। फिर आपसे पूछा जाए कन्नड़ में क्या कहा गया है। ओके सर। किसमें? कन्नड़ में क्या कहा गया है। फिर आपसे पूछा जाए पंजाबी व हरियाणवी में इसे क्या बोला गया है। पंजाबी या हरियाणवी में इसे क्या बोला गया है। ठीक है सर। पंजाबी या हरियाणवी में। फिर आपसे पूछा जाए कि बेटा इसको सिंधी में क्या कहते हैं। सिंधी में क्या कहते हैं। ठीक है सर। फिर आपसे पूछा जाए कि इसको बिश्नोई संप्रदाय में क्या बोलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय में क्या कहा जाता है। ओके सर। और मेरे भाइयों स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा गया है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा गया है। तो ये कुछ खिजड़ी वृक्ष के भाई साहब यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर कुछ नाम रहेंगे। तमिल में बेटा इसको ध्यान रखना, तमिल के अंतर्गत इस वृक्ष को जो बोला जाता है ना मेरे भाइयों, तमिल में इस वृक्ष को बोला जाता है पे में। क्या बोला जाता है? पे में। कन्नड़ में बोला जाता है बेटा इस वृक्ष को बन्ना बन्नी। क्या बोला जाता है बेटा? ये ध्यान रखना, ये कई बार चर्चा का विषय रह चुके हैं। बन्ना बन्नी। पंजाबी और हरियाणवी में जो बोलते हैं मेरे भाइयों इस वृक्ष को, वो क्या बोलते हैं आपको पता है? जांटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांटी। और सिंधी में बेटा इस वृक्ष को बोला जाता है धोकड़ा। क्या बोला जाता है? धोकड़ा। बिश्नोई संप्रदाय के लोग इस वृक्ष को बोलते हैं समी। क्या बोलते हैं? समी। और स्थानीय भाषा में इस वृक्ष के लिए शब्द यूज होता है जिसको आप कहते हैं मेरे भाइयों सीमलो। क्या कहते हैं बेटा? सीमलो। तो ये कुछ आपके शब्द रहेंगे मेरे भाइयों जो आपको यहां से याद रखने हैं। तो बताइए तमिल में इसे क्या कहा जाता है बेटा? इस वृक्ष को ध्यान रखना मेरे भाइयों, पे में। कन्नड़ में कहा जाता है बन्ना बन्नी। पंजाबी हरियाणवी में बोलते हैं जांटी। सिंधी में बोलते हैं धोकड़ा। बिश्नोई संप्रदाय के लोग बोलते हैं समी। और स्थानीय भाषा में बोला जाता है क्या? पे में। सॉरी, स्थानीय भाषा में बोलते हैं सीमलो। ओके डन बेटा। चलिए ओके मेरे भाइयों, अब बात करते हैं इसके घटनाक्रम की। तो घटनाक्रम में क्या क्या आता है वो मैं बताता हूं आपको। आइए भाई साहब, एक तो सबसे पहले आप बात ध्यान रखेंगे 1730 की। ओके सर। फिर इसके बाद बात आप लेके आएंगे 1978 की। ठीक है सर। 1978 के बाद लेके आएंगे 1983 की। ठीक है सर। 1983 के बाद लेके आएंगे 1988 की। ठीक है सर। फिर 1991 की, और फिर लेके आएंगे आप 1994 की।
इन ईयर के अंतर्गत मेरे भाइयों खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। जी सर, तो सबसे पहली बात तो यहां से ये ध्यान रखनी है कि 1730 में इस वृक्ष की रक्षा के लिए मेरे भाइयों अमृता देवी के नेतृत्व में प्राणों का बलिदान दिया गया। आपको अगर वो पुरुष याद है मेरे भाइयों, पुरुष और स्त्री, तो 363 स्त्री पुरुषों ने इस वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों का क्या दिया था, बलिदान दिया था। और वो जो आंदोलन चला था बेटा, उसे कहते हैं चिपको आंदोलन। क्या कहते हैं बेटा, चिपको आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखेंगे 1730 में मेरे भाइयों इस वृक्ष की रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहा जाता है क्या, चिपको आंदोलन। ओके सर, और ये नेतृत्वकर्ता जो इसमें रहेंगी बेटा, वो रहेंगी अमृता देवी। और भाई साहब इसमें जो बलिदान दिया था बेटा, वो भी ध्यान रखेंगे 363 स्त्री पुरुषों ने, 363 स्त्री पुरुषों ने प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों का बलिदान दिया मेरे भाइयों। जी गुरुजी, तो भाई साहब एक तो इसके घटनाक्रम में ये आपको ध्यान रखना है कि 1730 में इस वृक्ष की रक्षा के लिए क्या चला है, चिपको आंदोलन चला है। ओके सर, फिर चलते हैं 1978 में। और 1978 के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, इस वृक्ष से संबंधित बेटा आपका एक दिवस मनाने लगे अपन, जिसे कहते हैं खिजड़ी दिवस या खिजड़ी दिवस कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1978 के अंतर्गत इस वृक्ष से संबंधित एक दिवस की शुरुआत की गई जिसे कहते हैं खिजड़ी दिवस, और जो कि मेरे भाइयों आपका प्रतिवर्ष ध्यान रखना 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष जो मनता है ना बेटा, कब मनता है मेरे भाइयों, 12 सितंबर को मनाया जाता है। 1983 के अंतर्गत खिजड़ी वृक्ष को भाई साहब आपके राजस्थान का पता है क्या घोषित किया गया था, तो इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 1988 में खिजड़ी वृक्ष से संबंधित बेटा आपके लिए 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो इस वृक्ष पर ध्यान रखेंगे 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट, 60 पैसे का डाक टिकट जारी। तो इस पे बेटा 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 1991 के अंतर्गत बेटा खिजड़ी वृक्ष से संबंधित ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट है, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया। जी गुरुजी, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम। और 1994 में इस वृक्ष से संबंधित बेटा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात हुई, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की बात या शुरुआत, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत की गई। जी गुरुजी, इसे डिटेल से आगे जब सारे पुरस्कार एक जगह कराऊंगा तब बताऊंगा आपके लिए, आप बेफिक्र रहें। तो भाई साहब ये जो आपका खिजड़ी है ना, इसके बारे में दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है जो वेरी वेरी मोस्ट है मेरे भाइयों। जी सर, तो पहली तो बात क्या, घटनाक्रम के अंतर्गत आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कैसे सर, 1730 में इस वृक्ष से संबंधित अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। 1978 के अंतर्गत ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों खिजड़ी या खिजड़ी दिवस की शुरुआत की गई जो प्रतिवर्ष आपके 12 सितंबर को मनाया जाता है। 1983 के अंतर्गत मेरे भाइयों इसे राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। 1988 में इस पे 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1991 के अंतर्गत ऑपरेशन खिजड़ा कार्यक्रम इस पे चलाया गया मेरे भाइयों। और तीसरी बात और लास्ट बात मेरे भाइयों, 1994 में इस वृक्ष से संबंधित अगर कोई सराहनीय कार्य करता है तो उसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से नवाजा जाता है। और भाई साहब कुछ मैंने बातें बताई थी आपको क्षेत्रीय भाषा में कि भाई साहब अगर आपसे पूछा जाए कि इसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं तो ध्यान रखना पे में कहते हैं मेरे भाई, कन्नड़ में क्या कहते हैं तो बन्ना बन्नी कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं, पंजाबी हरियाणवी में तो जानटी कहते हैं। भाई साहब आपके सिंधी जो भाषा है उसमें क्या कहा जाता है, धोकड़ा कहा जाता है। और आपके बिश्नोई संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, समी कहते हैं। और स्थानीय भाषा में इसे सीम लोग कहते हैं। बोलो भाई बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल डन, ओके मेरे भाइयों। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो ये तो किसकी बात थी बेटा, खिजड़ी वृक्ष से संबंधित बात थी। अब देखेंगे दूसरा वृक्ष जो आपके पास है मेरे भाइयों जिसको आप कहते हैं रोहिड़ा। क्या कहते हैं बेटा, रोहिड़ा। इस पे अपन चर्चा करेंगे कि ये जो वृक्ष है मेरे भाइयों ये कहां मिलेगा सबसे ज्यादा, इसके क्या महत्व है। बेटा ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनके सिलेबस में कहीं ना कहीं राजस्थान का भूगोल आता है। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो चाहते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत अपने अत्यधिक क्वेश्चन सही हो।
यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनको आज तक ज्योग्राफी समझ में नहीं आई। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो ज्योग्राफी के अंतर्गत अपना नंबर ऑफ स्कोर ज्यादा करना चाहते हैं। तो भाई साहब ये सारे विद्यार्थियों के लिए है भाई, जो ज्योग्राफी के अंतर्गत या सिलेबस में उनका ज्योग्राफी का यूनिट आता है उन सब विद्यार्थियों के लिए है। अब चाहे वो छोटे से छोटा स्तर का विद्यार्थी हो और चाहे किसी बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, डन है मामला, ओके सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों यहां पे सबसे पहले किस वृक्ष की तरफ, रोहिड़ा की तरफ। और रोहिड़ा पे अपन क्या क्या बातें करेंगे पहले सुनिए भाई साहब। सबसे पहले तो मेरी बात आपके साथ होगी रोहिड़ा पे उपनाम को लेकर, ठीक है सर, उपनाम को लेकर। फिर मैं आपसे बात करूंगा इस वृक्ष पे वैज्ञानिक नाम को लेकर, ठीक है सर, वैज्ञानिक नाम को लेकर। फिर मैं बात करूंगा मेरे भाइयों रोहिड़ा को आपने राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया, ओके सर, राज्य पुष्प का दर्जा इसको कब दिया, इस पे बात करेंगे सर। और कोई विशेष बात होगी तो वो भी अपन इस पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि उपनाम के अंतर्गत जब जाएंगे आप रोहिड़ा के अंतर्गत, तो ध्यान रखना एक तो इसे अपन राज्य पुष्प का दर्जा देते हैं, जी गुरुजी, राज्य पुष्प कहते हैं। ये भाई साहब आपका मरु शोभा कहलाता है, क्या कहलाता है, मरु शोभा भी कहते हैं इसे। और भाई साहब एक और शब्द इसके बारे में ध्यान रखेंगे, मारवाड़ का सागवान भी बोला जाता है, मारवाड़ का सागवान। और इसके अलावा इसे ध्यान रखेंगे भाई साहब टीक वृक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीक वृक्ष भी कहते हैं। ये इसके कुछ उपनाम रहेंगे मेरे भाइयों, ध्यान रखना। इसे राज्य पुष्प कहा जाता है, इसे टीक वृक्ष कहा जाता है, इसे मरु शोभा। देखो कितने गजब का भाई साहब पेड़ लग रहा है। तो बताइए मरुस्थल की शोभा बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा सर, इसलिए इसे मरु शोभा कहते हैं। राज्य पुष्प इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्य पुष्प का दर्जा मिलने वाला है इसको अभी थोड़ी देर में। और मरु शोभा मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है। मारवाड़ का सागवान इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि ये मारवाड़ में सबसे ज्यादा होता है और वहां के लोग इसी वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं वो फर्नीचर के रूप में कौन सी लकड़ी को काम में लेते हैं, सागवान वृक्ष की। इसी प्रकार मेरे भाइयों इस लकड़ी का या रोहिड़ा की लकड़ी को जो काम में लिया जाता है फर्नीचर के रूप में, वो मारवाड़ के लोग लेते हैं, इसलिए वो इसे अपना क्या मानते हैं, मारवाड़ का सागवान मानते हैं। चलिए तो अगली बात मेरे भाइयों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा आपके रोहिड़ा का, तो ध्यान रखना टिकोमेला, टिकोमेला, ओके सर, टिकोमेला और अंडुलेटा, इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा टिकोमेला अंडुलेटा, ओके सर। दूसरी बात, राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, तो भाई साहब वही 1983। अब इस जगह पे ध्यान रखेंगे राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष दोनों को जो दर्जा दिया गया है बेटा वो ध्यान रखना 1983 के अंतर्गत दिया गया है, ओके सर। विशेष बातें क्या है, तो सबसे पहली विशेष बात तो बेटा ये है, वो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आप रोहिड़ा देख रहे हो बेटा, ये आपके मरुस्थल में सर्वाधिक कौन से जिले में मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कल को कि ये मरुस्थल में मेरे भाइयों सर्वाधिक आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना ये मरुस्थल के अंतर्गत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहां, जोधपुर के अंतर्गत। तो खेजड़ी भी सबसे ज्यादा कहां था, जोधपुर, और ये भी सबसे ज्यादा कहां रहेगा, जोधपुर। दूसरी बात मेरे भाइयों ये ध्यान रखेंगे रोहिड़ा के बारे में, जी गुरुजी, कि इस वृक्ष की लकड़ी से, आप ये भी ध्यान रखना बेटा, इस वृक्ष की लकड़ी से, जी गुरुजी, इस वृक्ष की लकड़ी से मेरे भाइयों आपके बंदूक की बट, इस वृक्ष की लकड़ी से मेरे भाइयों ध्यान रखना बंदूक की बट बनाई जाती है। कि कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती है। अब सर ये बंदूक की बट क्या होती है, तो मेरे भाइयों जो पुलिस वाले होते हैं जिनको अपन हवलदार कहते हैं, आपने उन पे देखी होगी इतनी बड़ी बंदूक होती है, तो उसके आगे लोहे की एक नलका लगी होती है और पीछे लकड़ी का एक हत्था लगा रहता है। उस लकड़ी का जो हत्था होता है उसे बोलते हैं बंदूक की बट। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों इस वृक्ष की लकड़ी से बंदूक की क्या बनाई जाती है बेटा, बट बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि एक चूहा है जिसको बोलते हैं जरबिल चूहा। कौन सा चूहा, जरबिल चूहा, ओके सर। ये आपका एक चूहा जिसको आप कहेंगे जरबिल चूहा। इस वृक्ष को मेरे भाइयों जरबिल चूहा इस वृक्ष को बेटा क्या पहुंचाता है, सर्वाधिक नुकसान, इस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। अब सर ये जो जरबिल चूहा है इस वृक्ष को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, वो कैसे सर, तो मैं बताता हूं आपको, यहां पे सुनिएगा। जो इसकी ये जड़ें होती हैं, इस वृक्ष की जो ये जड़ें होती हैं मेरे भाइयों, इन जड़ों के अंतर्गत मेरे भाइयों जो बिल बना के रहता है वो चूहे का नाम क्या है मेरे भाइयों, तो इन वृक्षों की जड़ों के अंतर्गत यहां पे रहेगा आपका वो चूहा मेरे भाइयों, जिसे आप क्या कहेंगे, जरबिल चूहा। कौन सा चूहा है, जरबिल चूहा। और बेटा ये जो जरबिल चूहा है मेरे भाइयों ये ध्यान रखना, इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उनको भाई साहब कुतरता है।
और कुतरेगा तो बताइए फिर जड़ें एक दूसरे से जैसे बीच में से कुतरेगा तो जो संपर्क है वो टूट जाता है, और जब कभी तेज आंधी का प्रेशर यहां पे आता है तो ये वृक्ष नीचे गिर जाता है। इसलिए ये भी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाइयों कि रोहिड़ा जो वृक्ष है उसको नुकसान पहुंचाने वाला जो चूहा है उसका नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा उसका नाम है जर्बिल चूहा। तो रोहिड़ा के बारे में आपने क्या क्या जानकारी ली दोबारा से सुन लीजिए। उपनाम रहेंगे राज्य पुष्प, टीक वृक्ष और मरुशोभा। वैज्ञानिक मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम रहेगा टिकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प का दर्जा रहेगा 1983 में। विशेष इसे मरुस्थल में सर्वाधिक कहां मिलता है, जोधपुर में। इस वृक्ष की लकड़ी से बंदूक की अपन क्या बनाते हैं, बट। और जर्बिल जो चूहा है वो इस वृक्ष को सर्वाधिक क्या पहुंचाता है, नुकसान। पहले यहां तक मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताओ कि खेजड़ी और रोहिड़ा दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, जर्बिल चूहा बिल्कुल बेटा मनोज जांगड़ बिल्कुल। चलिए जल्दी से मेरे भाइयों एक बार कमेंट करके आप ये बताओ। और भाई साहब मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे, जब क्लास को लेने के लिए आया करो तो भाई साहब दबा के क्लास को पहले शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे भी ये लगे कि वास्तव में मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनमें पढ़ने की भाई साहब रुचि है और जिनमें कुछ करने का जुनून है। तो पहले भाई साहब क्लास को जरूर शेयर किया करो। जी सर ओके। चलिए भाई साहब तो आगे बढ़ा जाए मेरे भाइयों, बिल्कुल सर आगे बढ़ा जाए। ओके डन मेरे भाइयों डन। चलते बेटा आगे। तो अब अगला जो वृक्ष आपके सामने रहने वाला है उसे आप क्या कहेंगे, महुआ वृक्ष कहेंगे। अच्छे से सुनना भाई साहब, ये आप जो वृक्ष देख रहे हो सर ये कौन सा है, महुआ वृक्ष है। महुआ वृक्ष के मायने क्या है पहले तो आपको ये बता दूं, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा डूंगरपुर के अंतर्गत। इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा मधुका लोंगिफोलिया। और महुआ जो वृक्ष है बेटा इसे ध्यान रखना, इसे आदिवासियों का पता है क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये कल्प वृक्ष आदिवासियों का, कल्प वृक्ष का मीनिंग होता है ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप कोई भी कल्पना करो और वो क्या हो जाए, पूरी। तो भाई साहब ये क्या कल्पना करते हैं, इस वृक्ष का जो फल होता है मेरे भाइयों, इस वृक्ष का सॉरी जो फूल होता है ना, उससे बेटा आदिवासी लोग पता है क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं। और इसकी जो छाल होती है बेटा उससे औषधि बनाया जाता है। तो ये वृक्ष भी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। कौन सा, ध्यान रखना, महुआ जो वृक्ष है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महुआ जो वृक्ष है मेरे भाइयों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहली बात तो ये रहेगी, ठीक है सर वैज्ञानिक नाम। दूसरी बात मेरे भाइयों ये सबसे ज्यादा आपको कहां मिलने वाला है, सर्वाधिक कहां पे मिलेगा, और इसमें फिर कोई विशेष बात है तो अपन उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां से सुनिए मेरे भाइयों, जो महुआ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा, तो बेटा इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगिफोलिया। मधुका लोंगिफोलिया। तो महुआ वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो क्या रहने वाला है बेटा, ध्यान रखना, मधुका लोंगिफोलिया। बिल्कुल बेटा। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा महुआ मिलता कहां पे है, तो बेटा ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको डूंगरपुर। कहां पे मिलेगा, डूंगरपुर। विशेष क्या है मेरे भाइयों महुआ वृक्ष के बारे में, तो विशेष भाई साहब इस वृक्ष के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इस वृक्ष को, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि इस वृक्ष को जी गुरुजी भाई साहब आदिवासियों का क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इस वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो इस वृक्ष को मेरे भाइयों आदिवासियों का अपन बेटा क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कौन सा वृक्ष है, कभी पूछा जाए जैसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो बेटा वो कौन सा वृक्ष रहेगा, महुआ, पहली बात। दूसरी बात बेटा ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि इस वृक्ष के अब दो चीज है बेटा आपके पास। इस वृक्ष के मेरे भाइयों आपका जो फूल है जी गुरुजी, इस वृक्ष के फूल से और इस वृक्ष की छाल से, इस वृक्ष के फूल से और इस वृक्ष की छाल से मेरे भाइयों क्या बनता है, तो ध्यान रहे मेरे भाइयों इस वृक्ष के फूल से मेरे भाइयों क्या बनाई जाती है, तो आपको याद रहे मेरे भाइयों शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा, शराब बनाई जाती है। ओके सर। और इस वृक्ष की छाल से क्या बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रहे सर, इस वृक्ष की छाल से औषधि बनाई जाती है। तो महुआ जो वृक्ष है मेरे भाइयों, इस वृक्ष के अगर मैं बात करूं किससे, तो ध्यान रखना इस वृक्ष के मेरे भाइयों फूल से तो क्या बनती है बेटा, शराब बनती है, और जो छाल होती है मेरे भाइयों उससे क्या बनाई जाती है, औषधि। अब जो शराब बनाई जाती है मेरे भाइयों इससे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसे मावड़ी या मोकड़ी कहा जाता है। इस शराब को मावड़ी या मोकड़ी कहा जाता है। ओके सर। फिर आपसे यह पूछा जाए कि ये कौन सी विधि से बनाई जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये हांडी
पद्धति से बनाई जाती है। कौन सी पद्धति से? हांडी पद्धति से। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, सुनिए। जैसे बेटा महुआ वृक्ष के अंतर्गत जो आपके फूल आते हैं उनको तोड़ा जाता है, और हांडी का मतलब होता है पुराने समय के अंतर्गत जो अपने घर के अंतर्गत, पहले आपको याद हो तो दूध गर्म करने की हुआ करती थी हांडी। इस प्रकार का मिट्टी का एक पात्र होता है, उसमें पानी भर के और इन फूलों को डाला जाता है और फिर गर्म पानी में उबाला जाता है। उस विधि को बोलते हैं हांडी पद्धति। तो मेरे भाइयों, इस वृक्ष को आदिवासियों का अपन कल्प वृक्ष कहेंगे, जैसे आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है, तो इसी प्रकार इस वृक्ष को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। और इस वृक्ष का जो फूल होता है मेरे भाइयों, उससे शराब बनाई जाती है, जबकि छाल से औषधि बनाई जाती है। ध्यान रखना बिल्कुल मेरे भाइयों, महुआ वृक्ष के फूल सुबह व दोपहर के मध्य सर्वाधिक गिरते हैं। चलो वो बात एक अलग है, वो कंपटीशन में इतनी खास मायने नहीं रखेगी। फूल से शराब बनाई जाती है, जिसे मावड़ी या मोकड़ी कहते हैं। और कौन सी पद्धति से रहेगी बेटा? हांडी पद्धति से रहेगी। तो मेरे भाइयों, इस वृक्ष को आप जरूर याद रखें भाई साहब, ये मेरा कहना है। इंपॉर्टेंट वृक्ष है आपका कौन सा? महुआ। मधुका, लोंगोफोलिया सर्वाधिक रहेगा मेरे भाइयों कहां पे? डूंगरपुर में। बिल्कुल होंगे बेटा, सब होंगे, परंपरागत गैर परंपरागत सारे टॉपिक होंगे, आप बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों। चलिए अगले वृक्ष पे अपन चलते हैं बेटा। और अगला जो वृक्ष है वो आपके सामने ये रहा, जिसे आप कहेंगे पलाश, ढाक या खाकरा। जी गुरुजी, तो यहां पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है सर? ओके सर। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? ओके सर। ये सर्वाधिक कहां पाया जाएगा? और तीसरी बात मेरे भाइयों, आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका विशेष क्या है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बताओ, जब तक मैं चाय की एक चुस्की ले लेता हूं, कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई साहब, किसका? पलाश, ढाक या खाकरा का? बहुत बढ़िया बेटा अशोक, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, बिल्कुल इसी को जंगल की ज्वाला। चलिए, तो मुझे पता है आप चाय मुझे पीने नहीं देंगे। आइए, तो मेरे भाइयों, पलाश, ढाक या खाकरा का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा मेरे भाइयों, वो क्या आपका रहने वाला है? तो सुनिएगा मेरे भाइयों, इसका जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा बेटा ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है इस वृक्ष का वो रहेगा आपका ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पलाश, ढाक या खाकरा? तो भाई साहब ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा आपके राजसमंद के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मेरे भाइयों अजमेर के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा मेरे भाइयों अरावली के अंतर्गत, सॉरी अलवर के अंतर्गत आता है। वैसे अरावली के ही जिले हैं, लास्ट में ये भी लिखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा अलवर के अंतर्गत आता है। अब आप इन तीन जिलों को अगर आप कहना चाहें कि ये अरावली क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसमें कोई संकोच वाली बात है नहीं, ये सबसे ज्यादा अरावली वाली बेल्ट में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक रहेगा राजसमंद, अजमेर और अलवर। अब चलते हैं इसके विशेष में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, बताइए कैसे कलर के इसमें फूल आ रहे हैं बेटा? लाल कलर के फूल आ रहे हैं। और अगर ये वृक्ष किसी एक जगह पे 1000 की तादाद में लगे हुए हो और वहां पे भाई साहब एक साथ इसमें फूल खिल रहे हो, तो एक बात बताइए, दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे भाई साहब जंगल में क्या लग चुकी हो? आग। इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल की ज्वाला कहा जाता है। या भाई साहब ध्यान रखेंगे, इसी को इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। तो देखिए भाई साहब विशेष में क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, इस वृक्ष को, जी गुरुजी, इस वृक्ष को मेरे भाइयों जंगल की ज्वाला, इस वृक्ष को मेरे भाइयों जंगल की ज्वाला, या मेरे भाइयों इसी को इंग्लिश में आप बोलेंगे, जी गुरुजी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसे जंगल की ज्वाला या मेरे भाइयों फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। तो भाई साहब जो आपने ये वृक्ष देखा है मेरे भाइयों, जिसके बारे में आप कह रहे हैं क्या पलाश, ढाक या खाकरा, इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा, ध्यान रखना, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। ठीक है सर। ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है राजसमंद, अजमेर और अलवर में। इस वृक्ष को जंगल की अपन क्या कहते हैं? ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अब बताइए इसका कलर कैसा आ रहा है फूलों का भाई साहब? लाल। तो ध्यान रखना भाई साहब, इसके फूलों से, इसके फूलों से भाई साहब आप ये भी ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक, इसके फूलों से मेरे भाइयों प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। जी गुरुजी। तो इस वृक्ष के फूलों से भाई साहब रेड कलर का प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। किसके फूलों से भाई साहब? पलाश, ढाक या खाकरा के फूलों से।
तो इस वृक्ष के अंतर्गत आपको ये चीजें ध्यान रखनी है मेरे भाइयों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पलाश, ढाक या खाकरा। अब चलता हूं मैं अगले पॉइंट पे मेरे भाइयों, और अगला पॉइंट है आपके लिए ये, जो कि पिछली आपकी मेरे भाइयों रीट हुई थी उसके अंतर्गत ये पूछा गया था खैर वृक्ष के बारे में। क्या पूछा गया था वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे खैर वृक्ष सबसे ज्यादा मिलता कहां पे है। कुछ इस प्रकार का टाइप करना जिससे भाई साहब ऐसा लगे कि आपने वास्तव में घुमा फिरा के ऐसा बताया है जिससे मेरा भी दिल खुश हो जाए। तो बताइए ये खैर जो वृक्ष है ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है। एक बच्चा कह रहा है सर हमारे गांव में बहुत मिलता है। नहीं, अपन को कंपटीशन के हिसाब से बात करनी है मेरे भाई, कि कंपटीशन के हिसाब से मेरे भाई अगर इसका जवाब देना हो तो ये सबसे ज्यादा कहां देखने को लिए मिलेगा। बिल्कुल बेटा, कत्था की भी बात करेंगे अपन। चलिए तो मेरे भाइयों आइए मैं ही बताता हूं आपके लिए। सबसे पहली बात तो ये कि खैर वृक्ष जो है जी गुरुजी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ओके सर। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है मेरे भाइयों की ये सर्वाधिक कहां मिलता है, ओके सर। और तीसरी बात अगर कोई विशेष है इसके बारे में तो वो अपन को याद रखना है। अब सुनिए मेरे भाइयों इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि वैज्ञानिक जो नाम है खैर का वो रहेगा अकेसिया कटेचु। ये ध्यान रखेंगे, एक तो अकेसिया कटेचु। मेरे भाइयों मैं पहले कह देता हूं आपको खेजड़ी रोहिड़ा और ये पलाश ढाक खाकरा था ना, इन तीन के तो वैज्ञानिक नाम याद आपको होने ही होने चाहिए, ठीक है। बाकी के नहीं हो चलेगा। ये सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा बेटा आपको उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। विशेष क्या है तो विशेष बेटा इसका काफी इंपॉर्टेंट है खैर वृक्ष का, कि आपके उदयपुर के अंतर्गत कथौड़ी जो जनजाति पाई जाती है वो बेटा इस वृक्ष की छाल से कत्था बनाती है। क्या बनाती है, कत्था। कैसे, जैसे इस वृक्ष की छाल को उतारा ऐसे, ओके सर, उतार लिया। उसके बाद पानी को गर्म करते हैं, उसमें उसे उबालते हैं तो वो क्या है, सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसका इस प्रकार से घोल बनाया जाता है, इस प्रकार से घोल बनाया जाता है और वो रेड कलर का घोल बनता है। अब मेरे भाइयों जब भी अपन पान खाने के लिए दुकान पे जाते हैं तो बताइए सबसे पहले पान बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उस पान के पत्ते पे सबसे पहले क्या लगाता है, रेड ही तो लगाता है। और जो वो रेड वाला आपका लगाता है ना, रेड जो आप देखते हो उस पान के पत्ते पे, वो क्या होता है, खैर वृक्ष की छाल से बनाया गया क्या, कत्था। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर ध्यान रखना कि इस वृक्ष की छाल से कथौड़ी जनजाति द्वारा क्या बनाया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात रहेगी, तो ध्यान रखेंगे बेटा कि खैर वृक्ष की छाल से, खैर वृक्ष की छाल से, ओके सर, खैर वृक्ष की छाल से मेरे भाइयों ध्यान रखना है कथौड़ी जनजाति द्वारा, खैर वृक्ष की छाल से कथौड़ी जनजाति द्वारा, ओके सर, कथौड़ी जनजाति द्वारा बेटा क्या तैयार किया जाता है, तो ध्यान रखना कत्था तैयार किया जाता है। तो खैर वृक्ष की छाल से कथौड़ी जनजाति द्वारा क्या तैयार किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है। तो मेरे भाइयों आप खैर वृक्ष के बारे में ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम रहेगा अकेसिया कटेचु, सर्वाधिक रहेगा उदयपुर के अंतर्गत, विशेष खैर वृक्ष की छाल से कथौड़ी जनजाति द्वारा कत्था तैयार किया जाता है। और आज आपको मुझे एक विशेष सूचना और देनी थी। आज रात्रि के अंतर्गत या आप इवनिंग कह सकते हैं, इवनिंग को शाम को बेटा 7 बजे मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन एक क्लास लेके आ रहा हूं। तो मेरे भाइयों वह विद्यार्थी जिनके सिलेबस में जैसे सीईटी वाले विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों, आरएएस वाले विद्यार्थी हैं, पीएसआई वाले विद्यार्थी हैं, जिनके आपके कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूनिट आता है, उनके लिए एक मैराथन क्लास आज शाम को होने के लिए जा रही है। 7 बजे मेरे भाइयों प्रारंभ होगी, उसे देखना ना भूलें। उसमें कई सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट के रूप में मैं क्लियर करने वाला हूं, लेकिन वो इस वाले ऐप पे नहीं या इस वाले यूट्यूब चैनल पे नहीं। वो लक्ष्य जो आपका, ये तो जो क्लास आप देख रहे हो तो लक्ष्य जूनियर पे है, और मेरे भाइयों वो जो लक्ष्य क्लासेस का जो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जो सीनियर वाला यूट्यूब चैनल है उस पे होगी बेटा। तो वहां पे आप ध्यान रखें, वो शाम को कितने बजे से होगी, 7 बजे से क्लास होगी। लाजवाब क्लास होने वाली है वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेरे भाइयों। इससे पहले मैंने राजस्थान की भी आपको कंप्लीट करा दी है, इसके पहले मैंने इंडिया की भी आपको कंप्लीट करा दी, और आज शाम को जो होने वाली है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली होगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ओके सर। तो खैर वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो अकेसिया कटेचु, सर्वाधिक रहेगा उदयपुर में, और खैर वृक्ष की छाल से कथौड़ी जनजाति द्वारा, ये भाई साहब जरूर याद रखना कौन सी जनजाति द्वारा, कथौड़ी जनजाति द्वारा बेटा क्या तैयार किया जाता है सर, कत्था तैयार किया जाता है। अगला मेरे भाइयों आपके पास जो वृक्ष है जिसको आप क्या कहेंगे, सहतूत, ओके सर। अब ये क्या काम आता है मेरे भाइयों, सहतूत जो वृक्ष होता है मेरे भाइयों, ये तो आपको पता ही होगा पहले से, ये सिंपल है, ये कई बार चर्चा का विषय रहा भी है मेरे भाइयों। पहली बात तो ये कि ये सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलता है, तो ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा उदयपुर में मिलता है। और मेरे भाइयों इस वृक्ष पर रेशम के क्या पाले जाते हैं, कीट पाले जाते हैं,
और जब इस प्रकार की कृषि की जाती है जिसपे रेशम के कीट पाले जाते हैं, इस कृषि को वैज्ञानिक नामों में सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। तो ये 2-3 बातें इससे संबंधित आपको याद रखनी है। जी गुरुजी क्या? सबसे पहली बात तो मेरे भाइयों ये कि ये सर्वाधिक आपको मिलेगा कहां? सर्वाधिक कहां मिलेगा? और दूसरी बात ये मेरे भाइयों, इसमें कोई विशेष बात है क्या? जी गुरुजी अभी देखते हैं। तो पहली बात तो बेटा ये कि सबसे ज्यादा जो मिलता है आपका सहतूत, ये भी आपका सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? उदयपुर में। और विशेष बात में यह है, वो आप ध्यान रखेंगे कि इस वृक्ष पर मेरे भाइयों रेशम के कीट, इस वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। तो इस वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं जिसको आप क्या कहते हैं? सहतूत वृक्ष। और मेरे भाइयों रेशम के कीट जो पालन होता है, इसे बेटा अगर अपन कृषि के अंतर्गत वैज्ञानिक टाइप में जाएं, कृषि के वैज्ञानिक प्रकार के अंतर्गत जाएं, तो कृषि के वैज्ञानिक प्रकार में इस प्रकार का जो कृषि होता है उसे पता है क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। बिल्कुल सर। तो कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना बेटा यह संबंधित है रेशम उत्पादन। किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित। बिल्कुल सर, रेशम उत्पादन से संबंधित। तो कल को जैसे डायरेक्टली कोई ये कहे कि रेशम उत्पादन से संबंधित कौन सी कल्चर है, तो आप कहेंगे मेरे भाइयों सेरीकल्चर। तो आपका जो सहतूत है भाई साहब, पहली बात तो ये रही कि वो सर्वाधिक कहां मिलेगा? उदयपुर में। और इस वृक्ष पर मेरे भाइयों किसके कीट पाले जाएंगे? रेशम के, सॉरी हाँ, इस वृक्ष पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। और जो ये रेशम उत्पादक होता है मेरे भाइयों, इसे क्या कहा जाता है? तो वो भी आपको पता चला मेरे भाइयों। इसको अपन बोलते हैं बेटा क्या? इसे सेरीकल्चर कहा जाता है वैज्ञानिक प्रकार के अंतर्गत। बोलो यहां तक बात डन है या नहीं है मेरे भाइयों? देखो सहतूत वाला आपको वृक्ष दिख ही रहा है, और वैसे भी आप जानते हैं यार उदयपुर के आप रहने वाले हो, लेकिन मुझे तो इंतजार है कि आप सहतूत मेरे लिए कब खवा रहे हो, क्योंकि उदयपुर के अंतर्गत मैंने सुना है कि काफी अच्छे यहाँ पे जो आपकी जो चीजें उत्पाद के रूप में यहाँ पे प्राप्त होती हैं यार, उनका फर्ज तो बनता ही है मेरे भाइयों कि आप थोड़े से सहतूत ज्यादा हमें खिलाओ। और मेरे भाइयों देखो, जब इतना प्यार आप मेरे को दे रहे हो तो यार इतना सा थोड़ा सा प्यार और दे दो। एक बार दबा के इस सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, एक बार और शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं अगले वृक्ष पे मेरे भाइयों। और अगला जो वृक्ष है मेरे भाइयों वो है आपका क्या? तेंदू। और तेंदू जो वृक्ष है मेरे भाइयों, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, क्योंकि ये किस काम आता है भाई साहब? हाँ, धुआं करने के लिए काम आता है। वृक्ष काम नहीं आता है, इसका जो पत्ता होता है वो काम आता है धुआं करने के लिए। मतलब धुआं का मतलब स्मोकिंग नहीं, धुआं का मतलब है इसके पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी बनती है। क्या बनती है? बीड़ी बनती है मेरे भाइयों। तो तेंदू की जो बात मैं करने के लिए जा रहा हूं, उसमें सबसे पहले तो बात ये रहेगी कि भाई साहब ये आपका सबसे ज्यादा देखने के लिए कहां मिलेगा। और दूसरी बात मैं इसमें यह करने वाला हूं मेरे भाइयों, विशेष क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखिए बेटा, जो तेंदू आपका वृक्ष है ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो मेरे भाइयों ये सबसे ज्यादा आपका रहेगा प्रतापगढ़। ओके सर। इसके अलावा मेरे भाइयों ये रहेगा आपके चित्तौड़गढ़। ओके सर। मेरे भाइयों इसके अलावा ये बांसवाड़ा की तरफ भी मिल जाता है। जी गुरुजी। और क्षेत्र विशेष की मैं बात करूं तो पूरे हाड़ौती क्षेत्र में भी खूब देखने को मिलता है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। विशेष में क्या रहेगा? तो विशेष के अंतर्गत सबसे पहले तो ये रहेगा ऐसे वृक्ष मेरे भाइयों जिनसे उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, उन वृक्षों को या उनकी खेती करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। और ऐसे वृक्ष जो हमारे स्वास्थ्य को बेकार करते हैं उन्हें आपकी गवर्नमेंट पहले राष्ट्रीयकरण करती है कि भाई अब अगर आप इस वृक्ष की खेती करना चाहते हैं तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यह भी आपको ध्यान रहे कि बेटा इस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण, तो बेटा ध्यान रखना इस वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण है मेरे भाइयों वो 1974 के अंतर्गत हुआ है। कब हुआ है बेटा? 1974 के अंतर्गत हुआ है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे बेटा कि इस वृक्ष के मेरे भाइयों इस वृक्ष के पत्ते से, इस वृक्ष के पत्ते से पता है क्या बनाई जाती है बेटा? बीड़ी बनाई जाती है। तो इस वृक्ष के जो पत्ता है उससे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। और अगली बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आप भाई साहब जब ये बात करने के लिए जाओ उद्योग धंधों में, क्या बीड़ी के सर्वाधिक कारखाने, बीड़ी बनाने के सर्वाधिक कारखाने कहां पे हैं, तो आप यहां से ये भी बात ध्यान रखेंगे क्योंकि आप गलती के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बीड़ी बनाने के जो सबसे ज्यादा कारखाने हैं वो आपका अजमेर है और मेरे भाइयों भीलवाड़ा है। अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। और टोंक के अंतर्गत तो एक फेमस बीड़ी आपकी चलती है जी,
जिसे आप कहते हो मयूर बीड़ी। कौन सी बीड़ी? मयूर बीड़ी, बिल्कुल कहते हैं सर। तो देखो यहां पे थोड़ा सा अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। इस वृक्ष के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, चलो मान लेते हैं, ठीक है सर। लेकिन अब देखो आपके इस पेड़ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो तो आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र में। लेकिन जब बात कारखाने की आएगी बीड़ी बनाने की, तो देखो उनमें से एक भी जिला नहीं है यहां। ये थोड़ा सा ध्यान रहे मेरे भाइयों, बिल्कुल। तो जब आपसे यह पूछा जाए कि बीड़ी बनाने के कारखाने कहां पे हैं, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना, आपको जो तेंदु वृक्ष का सर्वाधिक उत्पादन लिखाया गया है उन जिलों को उठा के नहीं लाना है, फिर आपको लेके आना अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। बिल्कुल सर। अब एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों इसके अंतर्गत। जी सर बताइए। तो मेरे भाइयों जो इसका फल आता है इसके अंतर्गत, जो आप ये देख रहे हो सर, ये जो फल आता है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत, जी गुरुजी, तो भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे तेंदु वृक्ष के फल को, तेंदु वृक्ष के फल को। ओके सर। तेंदु वृक्ष के फल को मेरे भाइयों क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, टिमरू। क्या कहा जाता है? टिमरू कहा जाता है। तो यहां पे आपने क्या क्या बातें सीखी कि तेंदु जो है ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और हाड़ौती क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। जी गुरुजी बिल्कुल सर। ओके मेरे भाइयों, ओके, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इस वृक्ष का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1974 में हुआ है। और इस वृक्ष के पत्ते से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। और बीड़ी बनाने के जो सबसे ज्यादा कारखाने हैं वो अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। और टोंक में तो एक फेमस बीड़ी चलती है जिसे कहते हैं मयूर बीड़ी। और तेंदु वृक्ष के फल को क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान रखना, तो टिमरू कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? टिमरू कहा जाता है। ओके सर, डन। तो ये चीजें किस पे आधारित रहेंगी मेरे भाइयों? आपके तेंदु से संबंधित रहेंगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन रहेगा मेरे भाइयों, सॉरी, अगला जो आपका वृक्ष रहेगा वो रहेगा बेटा क्या? जामुन। और जामुन पे अपन चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आइए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सर्वाधिक कहां रहेगा? ओके सर। और विशेष क्या है इसके बारे में, जामुन के बारे में, तो ये दोनों चीजें मैं बताता हूं। देखिए बेटा, जामुन जो है आपका सबसे ज्यादा रहेगा मेरे भाइयों कहां पे? सिरोही के अंतर्गत। बिल्कुल सर, सिरोही के अंतर्गत। और विशेष क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, इस वृक्ष का प्रयोग, इस वृक्ष का प्रयोग, ओके सर, मधुमेह रोग के उपचार के लिए, इस वृक्ष का प्रयोग मधुमेह रोग के उपचार के लिए, मधुमेह रोग के उपचार हेतु, ओके सर, मधुमेह रोग के उपचार हेतु किया जाता है। ओके सर, हेतु किया जाता है। तो यहां पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जामुन के अंतर्गत कि सबसे ज्यादा सिरोही के अंतर्गत मिलता है और इसका जो वृक्ष का प्रयोग है बेटा वो मधुमेह रोग के उपचार के लिए किया जाता है। और अगर आप घर पे अच्छे तरीके से आपका जो सिलेबस चल रहा है मेरे भाइयों, इसका बार बार आप पीछे की तरफ से रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपको यह भी पता है कि ये जो वृक्ष है मेरे भाइयों मैंने किस टाइप के वृक्षों में लिखाया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह वृक्ष मैंने लिखाया है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या मेरे भाइयों जिसको अपन ने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के अंतर्गत यह काउंट होता है आपका कौन सा वृक्ष? जामुन। तो यहां पे दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। बिल्कुल सर, एक तो सर्वाधिक सिरोही में मिलता है और इस वृक्ष का प्रयोग मधुमेह रोग के उपचार हेतु किया जाता है। और ये जो वृक्ष है वो आपका सबसे ज्यादा भौगोलिक जो वर्गीकरण आपने पढ़ा था, जहां पे 5 टाइप के आपने वृक्ष पढ़े थे, उसमें मेरे भाइयों ध्यान रखना उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के अंतर्गत ये आपका आया था। ओके सर, डन। अगला मेरे भाइयों एक आपके पास वृक्ष आता है जिसको आप कहते हैं क्या? सागवान। क्या कहते हैं बेटा? सागवान। अब इसे जरूर ध्यान रखना भाई बांसवाड़ा वालों। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये सर्वाधिक पाया कहां जाता है, ठीक है सर, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा मेरे भाइयों विशेष क्या है इसके बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप देखो अच्छे तरीके से बात को समझना। अगर सर्वाधिक आपसे जिले के रूप में पूछा जाए, जिला पूछा जाए, ठीक है सर। अगर ये सर्वाधिक आपसे अभ्यारण्य के रूप में पूछा जाए, अभ्यारण्य के रूप में पूछा जाए, ठीक है सर। अगर ये सर्वाधिक आपसे क्षेत्र के रूप में पूछा जाए तो फिर आंसर क्या होगा? तो ये तीनों ही जगह इसका आंसर देखो बेटा अलग अलग जाता है। यहां पे थोड़ा सा समझदारी दिखाने का प्रयास करें। और विशेष क्या होगा वो भी मैं बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहली बात ये, सागवान में अगर सर्वाधिक पूछा जाए और जिला पूछा जाए तो सागवान सबसे ज्यादा होता है आपके कहां पे? बांसवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये क्वेश्चन अभ्यारण्य के रूप में पूछा जाए तो बांसवाड़ा में कोई अभ्यारण्य नहीं है, तब इसका आंसर कहां जाएगा? तब ध्यान रखना बेटा, तब इसका आंसर जाता है कहां पे? सीता माता अभ्यारण्य। तब इसका आंसर कहां पे जाएगा बेटा? सीता माता अभ्यारण्य के अंतर्गत चला जाता है। जी गुरुजी,
जिसका विस्तार प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर अगर ये क्षेत्र विशेष के रूप में पूछा जाए, क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें कई जिले शामिल होते हैं, तो बेटा आप ध्यान रखेंगे ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और मेरे भाइयों फिर आपसे यह भी कहा जाए कि ये वनों के रूप में कहां मिलेगा, तो इनको खुद को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर ये जिले के रूप में तो मिलेगा बांसवाड़ा, अभ्यारण्य के रूप में मिलेगा सीता माता, और क्षेत्र के रूप में मिलेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये ध्यान रखना, ये भाई साहब भूल मत जाना। और विशेष क्या है सागवान के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे यह वृक्ष या इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग, बेटा ध्यान रखना है, ये इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग, जी गुरुजी, इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग मेरे भाइयों पता है किसके रूप में होता है बेटा, तो इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग बेटा ध्यान रखना फर्नीचर के रूप में, इस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में मेरे भाइयों काम में लिया जाता है। इस वृक्ष की जो लकड़ी है उसका प्रयोग फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये कौन सा वृक्ष रहेगा मेरे भाइयों, सागवान। लेकिन जब आप देख रहे थे तो मेरे भाइयों मारवाड़ का सागवान आपने किसको कहा था, रोहिड़ा को कहा था। अब पता चला सबसे ज्यादा अपने राजस्थान में जो लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होता है वो सागवान होता है, लेकिन मारवाड़ वाले क्षेत्र में जो फर्नीचर के रूप में लकड़ी काम में ली जाती है वो रोहिड़ा की ली जाती है, इसलिए उसको बोला गया था मारवाड़ का सागवान। ओके सर, डन। अब चलते हैं अगले वृक्ष पे मेरे भाई, और अगला वृक्ष है आपका जिसे आप कहेंगे साल या सालर। क्या कहेंगे बेटा, साल या सालर मेरे भाइयों। जी गुरुजी। तो सबसे पहले तो आप यहां से यह ध्यान रखेंगे भाई साहब कि साल या सालर सर्वाधिक कहां पे रहेगा। ओके सर। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें विशेष क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। चलिए भाई साहब, साल या सालर जो सबसे ज्यादा मिलता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये उदयपुर के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा मेरे भाइयों ये सिरोही के अंतर्गत मिलता है। जी गुरुजी। इसके अलावा मेरे भाइयों ये राजसमंद के अंतर्गत मिलता है। जी गुरुजी। इसके अलावा मेरे भाइयों ये अजमेर के अंतर्गत मिलता है, और इसके अलावा भाइयों ये अलवर के अंतर्गत मिलता है। भाई साहब ये जिले रट लेना, आप ये रट लेना, और भाई साहब ना रटो तो फिर दिमाग लगाना, ये सारे जिले कौन से क्षेत्र में आते हैं, अरावली क्षेत्र में। तो भाई साहब आपके अरावली क्षेत्र के अंतर्गत मेरे भाइयों अगर ये जिले दे दिए जाए तो आप किसको टिक मारोगे, साल या सालर को टिक मारोगे मेरे भाइयों। बिल्कुल सर। और विशेष क्या है तो ध्यान रखना भाई साहब, इस वृक्ष का प्रयोग मेरे भाइयों, इस वृक्ष का प्रयोग जो होता है बेटा ये गोंद उत्पादन हेतु होता है। इस वृक्ष का प्रयोग मेरे भाइयों गोंद उत्पादन हेतु, इस वृक्ष का प्रयोग जो होता है वो गोंद उत्पादन हेतु किया जाता है। तो मेरे भाइयों इस वृक्ष का जो प्रयोग है वो गोंद उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, साल या सालर। लेकिन भाई साहब नीचे में एक बात लिख रहा हूं, आपसे अगर यह पूछा जाए, नोट लगा के लिख रहा हूं भाई साहब, इस वृक्ष से भी गोंद निकलता है, लेकिन कल को आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में मेरे भाइयों राजस्थान में सर्वाधिक गोंद उत्पादन, तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा गोंद उत्पादन होता है वो भाई साहब ध्यान रखना आप, वो आंसर आएगा भाई साहब चौहट्टन। और चौहट्टन जो पड़ता है मेरे भाइयों जल्दी से बताइए कहां पे पड़ता है, बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। और यहां पे जो भाई साहब आपका ये जो आपका गोंद उत्पादन होता है वो भाई साहब किस वृक्ष से होता है। अगर कल को आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब गोंद जो उत्पादन होता है, जी गुरुजी, वो आपका कौन सा वृक्ष है, तो भाई साहब जब सबसे ज्यादा होता है कुमट वृक्ष से। किससे होता है, कुमट वृक्ष से। और भाई साहब एक कौन सा है, साल या सालर, साल या सालर। तो यहां पे ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाइयों। जी सर, कि साल या सालर जो देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर और अलवर वाली बेल्ट में मिलता है। ओके सर। अरावली क्षेत्र में विशेष क्या है, इस वृक्ष का प्रयोग मेरे भाइयों किसके लिए किया जाता है, गोंद उत्पादन हेतु होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गोंद का उत्पादन होता है बेटा चौहट्टन, बाड़मेर में। और वहां पे एक वृक्ष है जहां से ये गोंद सबसे ज्यादा निकलता है मेरे भाइयों, वो है कुमट। कौन सा वृक्ष है बेटा, कुमट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि कुमट से भी उत्पन्न होता है और साल या सालर से भी उत्पन्न होता है। बिल्कुल सारी चीजें होंगी, राजस्थान खत्म होने के बाद वो भी होगा, सब कुछ होगा बेटा, आप बेफिक्र रहिए। जब जिम्मा लिया है मैंने आपका तो आपके लिए प्रॉपर पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहे इस चीज के लिए। चलिए मेरे भाइयों, तो साल या सालर की अपन ने बात कर ली। अब अपने पास एक वृक्ष है जिसको आप कहेंगे अंबरतरी। ओके सर। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो ये सर्वाधिक कहां है, अंबरतरी। ओके, पहली बात तो ये सर्वाधिक कहां है, अंबरतरी। और भाई साहब दूसरी बात ये कि विशेष क्या है, तो भाई साहब ध्यान रखना भाई साहब, ये भी अपने आप में एक गजब का क्वेश्चन है सर। ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ये वाला वृक्ष या ये वाली वनस्पति माउंट
आबू, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत मिलेगी, ठीक है सर। और विशेष क्या है सर, तो विशेष यह है भाई साहब, ध्यान रखना, यह एक भाई साहब औषधि युक्त पादप है। ये जो आपका है ना, ये एक औषधि युक्त पादप है। कौन सा भाई साहब, अंबरतरी वनस्पति औषधि युक्त पादप है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, यह विश्व में केवल, यह विश्व में केवल, ध्यान रखना, यह विश्व में केवल मेरे भाइयों माउंट आबू, यह विश्व में केवल माउंट आबू में पाया जाता है। अब बताइए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ये कहीं देखने को मिलता है तो बेटा वो केवल ओनली फॉर माउंट आबू में देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर की निगाह कहीं ना कहीं भाई साहब ये रहेगी, ध्यान रखना। बिल्कुल मेरे भाइयों आबू राज कर दिया गया, माउंट आबू का नाम, बिल्कुल मेरे भाइयों है ना। तो ये सबसे ज्यादा मिलेगा मेरे भाइयों आपके माउंट आबू, या आप यहां पे लिख सकते हैं आबू राज। क्या बेटा, आबू राज, ओके सर। तो भाई साहब सर्वाधिक रहेगा माउंट आबू सिरोही में, ये एक औषधि युक्त पादप है और ये विश्व में केवल आबू राज में पाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे जी गुरुजी। और तीसरी बात भाई साहब इसकी ये भी आपको ध्यान रखनी है, जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आप ध्यान रखेंगे जी गुरुजी, बताइए। और वो है भाई साहब डिकलपटेरा। भाई साहब इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा बेटा डिकलपटेरा, ओके सर, डिकलपटेरा आबू एसेंस। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रहने वाला है आपका डिकलपटेरा आबू एसेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, किसके अंतर्गत, अंबरतरी वनस्पति के अंतर्गत। और बेटा इसके बाद जो आपका अगला वृक्ष आता है जिसे आप कहते हैं बेटा क्या, अर्जुन वृक्ष। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि ये सर्वाधिक कहां पे है, ओके सर, और इसमें विशेष क्या है, तो ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाइयों अर्जुन के बारे में। जी गुरुजी बताइए। तो सबसे पहली बात तो ये सर्वाधिक जो देखने को आपको मिलता है वो ध्यान रखना झालावाड़ के अंतर्गत है। कहां पे है, झालावाड़। और ध्यान रखेंगे बेटा इस वृक्ष से एक आपका रेशम का अलग क्वालिटी होता है जिसको कहते हैं टसर रेशम। इस वृक्ष से ध्यान रखना टसर रेशम का उत्पादन होता है। तो भाई साहब आपसे अगर ये पूछा जाए पर्टिकुलर ये देके पूछा जाए कि टसर रेशम के उत्पादन के लिए कौन सा वृक्ष फेमस है, तो आप ध्यान रखना भाई साहब वो रहेगा अर्जुन वृक्ष। और रेशम उत्पादन हेतु कौन सा वृक्ष प्रसिद्ध है, तो फिर ध्यान रखना सहतूत। ध्यान रखेंगे ये वाली बात, बिल्कुल सर। तो भाई साहब अर्जुन जो वृक्ष है वो झालावाड़ में रहेगा और इस वृक्ष से टसर रेशम का उत्पादन होता है, ओके सर। इसका मतलब इस पे भी आपके भाई साहब कीट पाले जाते हैं, लेकिन कौन सी रेशम की किस्म यहां से उत्पादित होती है, टसर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रेशम की भी कई किस्में उत्पादित होती है मेरे भाइयों, मूंगा रेशम, मलबरी रेशम, टसर रेशम। तो इससे बेटा टसर रेशम प्राप्त होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अर्जुन वृक्ष से। और मेरे भाइयों चलिए इसके बाद मेरे भाइयों यहां तक जो मैंने बात की, अब इसमें भी आपको एक बात और समझाता हूं। कल को आपसे यह कहा जाए कि इन सभी वृक्षों में अगर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इतने सारे वृक्ष मैंने कराए, लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि राजस्थान में मेरे भाइयों सबसे ज्यादा जी गुरुजी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो बताइए आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है मेरे भाइयों। ये मुझे कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। राजस्थान के इस भूभाग पे अगर कोई सबसे ज्यादा वृक्ष पाया जाता है तो वो कौन सा पाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए बताइए। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया बेटा अशोक, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ओके, तो ध्यान रखना बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया है। पहले नंबर पे धोक या धोकड़ा आता है जी गुरुजी। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है धोक या धोकड़ा। हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे पाया जाता है बेटा पलास, जिसको आपने पलास ढाक या खाकरा कहा था। पूरे राजस्थान में दूसरा ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे ध्यान रखना भाई साहब, तीसरे नंबर पे पाया जाता है कौन, सागवान। तो भाई साहब ये आप एक बात और ध्यान रखेंगे मेरी ओर से कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आपका पाए जाने वाला वृक्ष है उसमें पहले नंबर पे है धोक या धोकड़ा, दूसरे पे है पलाश ढाक या खाकरा और तीसरे पे है सागवान। तो मेरे भाइयों आज की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको प्रमुख वृक्ष पूरे कंप्लीट कराए। मेरे भाइयों आज का सेशन कैसा रहा ये तो आप कमेंट करके भाई साहब वीडियो देखने के बाद जरूर बताएं मेरे को, क्योंकि आपके कमेंटों से मुझे पता चलता है कि आप में कितनी एनर्जी है पढ़ने की और कितना आप समझ पा रहे हैं, जिससे मैं आगे उसी तरीके से प्रिपेयर होकर आता हूं आपके लिए। तो ये तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास का आज का जो सेशन था वो कैसा रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, आज रात्रि के अंतर्गत जो मैराथन क्लास आ रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो 7 बजे से स्टार्ट होगी। फिर कह रहा हूं देखना ना भूले, कितने बजे से, 7 बजे से भाई साहब।
और बहुत शानदार क्वेश्चन, कुछ अन्य चीज आपको सीखने के लिए मिलेंगी शाम को 7 बजे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा जो पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन एक ही जगह संकलित किए गए हैं, और वो भी भाई साहब सब्जेक्ट वाइज संकलित है, सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज संकलित है, और उनका भी व्याख्यात्मक विवरण दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों देरी किस बात की, नजदीकी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, और वहां पे नहीं मिले तो लक्ष्य क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगली एक इंपॉर्टेंट बात, और भाई साहब आपको लगता है कि लक्ष्य परिवार जो है हमारे सपनों को साकार करने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी मदद कर रहा है मेरे भाइयों जो दूर दराज बैठे आपके गांव ढाणी के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी फीस आपकी भाई साहब नहीं दे सकते कोचिंग सेंटर के अंतर्गत, उनके लिए हमने यूट्यूब पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रखी है। और उसके अंतर्गत भी भाई साहब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज भाई साहब पूरे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जिस बच्चे को ये लगता है कि वाकई में ये लक्ष्य क्लासेज राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों एकमात्र ऐसा क्लासेज है जो बच्चों के दिलों पर राज करता है, तो मेरे भाइयों इस आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे भाइयों कौन कौन बच्चे तैयार है? जो इस परिवार का हिस्सा नहीं बने, काफी विद्यार्थी पहले इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और जो विद्यार्थी इस परिवार का नहीं हिस्सा बने हैं मेरे भाइयों, और उन्हें लगता है कि यार परिवार तो वास्तव में यह है पढ़ाई के अंतर्गत, तो भाई साहब पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और मेरे भाइयों लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। मैं तो बन चुका हूं, आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए भाई साहब लक्ष्य परिवार के अंतर्गत और जोर शोर से दोनों मिलकर मेहनत करेंगे मेरे भाइयों। तो आज के सेशन के अंतर्गत इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, राम राम।